हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो विदाउट फ्रिक्शन वाले केसेस पढ़ते आए हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करने के बाद अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है, और अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं तो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। उसी श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, आज हम करने वाले क्या हैं। हम लोग पढ़ तो रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स, राइट? डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और डायनेमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स। समझ लीजिए, भारी भरकम सा टर्म है ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स। है कुछ नहीं। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दो तरीके के मोशन होते हैं। रोटेशनल मोशन अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी की प्रॉब्लम्स जब हम आएगी तो हम रोटेशनल मोशन को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक इस तरीके का शेप ऑफ ऑब्जेक्ट है और उसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। इस शेप का ऑब्जेक्ट है और इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया ऐसे, ठीक है? तो ये ऐसे 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 घूमता रहेगा, और इसके इस मोशन के एनालिसिस को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। और ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ता जाता है, उसके मोशन को जब हम एनालाइज करते हैं उसके पोजीशन वेक्टर से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, इस तरीके की चीजों से, देन दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे चल के कंबाइंड होते जाएंगे, लेकिन अभी के लिए तो हम सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। ऑफ एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है? उसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्यों हम सीख रहे हैं डायनेमिक्स में? तो डायनेमिक्स में हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जो भी फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, जो भी फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, वो फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं। इसीलिए डायनेमिक्स है। क्यों हो रहा है वो डायनेमिक्स का पार्ट हो गया। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? ये हम आज के टॉपिक में सीखने वाले हैं। लग रहा है मैं डस्टर लाना भूल गया हूँ, डस्टर लेके आ रहा हूँ, एक सेकेंड। तो बच्चों अब आगे चलें। अब देखिए, अब करना क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स लेते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने अभी तक सीखा है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को क्लियर होते जाएंगे। ठीक, मान लीजिए कि आप रास्ते में कहीं जा रहे थे, आपकी कार थी ऐसे, और वो कार की बैटरी जो है वो डाउन हो गई, रुक गई। ठीक, ये कार का पहिया वगैरह भी आप बना लीजिएगा, देखने से कार जैसे लग नहीं रही है। ठीक, तो आपकी गाड़ी जो है वो रुक गई है। अब आपको हेल्प चाहिए कुछ लोगों की इसको शुरू करने के लिए, धक्का मारने के लिए। तो आपने 3 लोग को बुलाया। पहले तो आप स्वयं हैं जिनकी हाइट ठीक ठाक सी है, और आपने इस तरीके से सीधे एक फोर्स लगाना इस पे शुरू किया है 10 न्यूटन का F1 फोर्स। ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। एक सज्जन आपको मिल गए जो थोड़े से लंबे हैं, तो वो फोर्स जो लगा रहे हैं वो ऐसे लगा रहे हैं, ऊपर से ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ये। ठीक, तो उसका नेचुरल एक्सटेंशन कैसे? ऐसे एक्सटेंशन है। मैं इसको दिखाने के लिए, सिर्फ डायग्राम में दिखाने के लिए ऐसे। इनका फोर्स ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 53 डिग्री पे है, और ये भी कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं? ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 डिग्री होगा, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ये है।
F2। ठीक, साथ में एक थोड़ी छोटी हाइट के आदमी मिल जाते हैं और वो भी फोर्स लगाना शुरू करते हैं और उनका फोर्स ऑफ एप्लीकेशन कुछ ऐसे है। मैं कॉर्नर पे दिखा रहा हूँ कि समझ लीजिए कि वो यहाँ पे कहीं अप्लाई कर रहा है, लेकिन ओनली फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। उनका एक लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऐसे है और वो लगा रहे हैं 37 डिग्री पे। ये सारे कॉमन एंगल्स हैं, इसीलिए मैं बार बार इसे 37 और 53 ले रहा हूँ। तो कॉमन एंगल्स का मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में ये एंगल्स आते हैं। तो F3 है, वो भी 10 न्यूटन का लगा रहा है और उनका लाइन ऑफ एप्लीकेशन ये है विच इज F3। तो अगर आप देखिए तो फोर्सेस जो हैं वो एक तरफ से लग रहे हैं और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन इन द बॉडी, सम सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्सेस आप आगे चल के देखेंगे अनबैलेंस्ड है। तो आप इसके अब ट्रांसलेशनल मोशन को, जो अभी मैंने टर्म बोला था ट्रांसलेशनल, स्ट्रेट लाइन जो भी मोशन हो रहा है उसको एनालाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑफ एक्सेलरेटेड बॉडी, क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। कैसे करेंगे आप, हम लोग बार बार करते आए लेकिन उसे फिर से थोड़ा सा और समझ ले रहे हैं। ये जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे इन्होंने जो फोर्स लगाया F3, इसके आप दो कंपोनेंट कर लीजिए, Fx x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और y डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो F डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F3 cos 37 डिग्री, और y डायरेक्शन में लगने वाला ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, F3 sin 37 डिग्री। ये तो क्लियर है आपको, F3 cos 37 और F3 sin 37 ऊपर की तरफ लग जाएगा। उसी तरीके से F2 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस तरफ F2 cos 53 डिग्री और इस तरफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ये इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा ना, ये फोर्स एप्लीकेशन इस तरीके से है। तो F2 sin 53 डिग्री। ठीक है, तो आपने फोर्सेस के क्या किए, फोर्सेस के कंपोनेंट बना लिए एक्स और वाई। और अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। कैसे, मान लीजिए ये सरफेस है तो एक नॉर्मल इस पे इस तरीके से भी लग रहा होगा नीचे से, तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक, एक्स एक्सेस में फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो एफ एक्सेस में तीन फोर्सेस लग रहा है। एक तो F1 लग रहा है प्लस F2 cos 53 लग रहा है प्लस F3 cos 37 लग रहा है। यही तो लग रहा है, F3 cos 37। ये तीनों फोर्सेस जो मिलके क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहे हैं। किस तरीके से, मास, मान लीजिए इसका जो भी मास होगा m इनटू एक एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में, राइट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये दिया जा सकता है कि F1 की वैल्यू 10 10 10 तो दी हुई है, 53 cos 53 की वैल्यू पता है, cos 37 की आपको पता है, वो छोटा वाला ट्रायंगल आप बना लेंगे 3 4 5 वाला और वहां से आप कर लेंगे। मास इसका 10 किलोग्राम दिया रहेगा तो आप एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, या मास जो भी इसका दिया होगा, तो आप इस इक्वेशन से इसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में निकाल लेंगे। वाई डायरेक्शन में ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, ऊपर नीचे नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि F2, ये जो ऊपर वाला फोर्स है जो ऊपर से नीचे लग रहा है, F2 sin 37 डिग्री, sin 53 डिग्री, ये किसके बराबर है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये बराबर है नॉर्मल फोर्स प्लस F3 sin 37, F3 sin 37। तो आपसे इस केस में बॉडी ऊपर नीचे नहीं हो रही है, मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रही ना, वर्टिकल साइड पे, एक्स साइड पे तो हो रही है, एक्स एक्सिस पे तो हो रही है, वर्टिकल एक्सिस पे ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है। तो आप ये वाला इक्वेशन निकाल के यहां से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसका नॉर्मल कितना लग रहा होगा, तो आप दूसरे इक्वेशन से नॉर्मल निकाल देंगे। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एक्सेलरेटेड बॉडी, इस तरीके से जब टर्म्स आए, मतलब यह है कि बॉडी किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है। जब आपसे ये पूछा जाए तो आप फोर्सेस के एक्स एंड वाई कंपोनेंट कर लेंगे और फिर उन कंपोनेंट्स को करने के बाद आप उनको बैलेंस कर देंगे। जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा होगा उस डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। जैसे इस केस में, इस नीचे वाले के पार्ट में, कि वाई साइड में तो बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा ऊपर नीचे, तो ये फोर्सेस बराबर हो गए, तो बैलेंस्ड फोर्सेस वाले केस हो गए। इस केस में फोर्सेस बैलेंस नहीं तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी,
तो मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो आप मास और एक्सेलरेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फोर्सेस बैलेंस्ड है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, नॉन बैलेंस्ड रहेगा तो एक्सेलरेशन पूछ दिया जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात, कुछ बच्चों ने फीडबैक दिया था कि जो हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन वाला केस डिस्कस किया था चैप्टर 1 या चैप्टर 2, मतलब पार्ट 1 या पार्ट 2 में, उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता है, तो उसी केस को इस वाले सिनेरियो में भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे उसका ट्रांसलेशनल मोशन हम एनालाइज कर लेते हैं अभी। वो केस याद आ रहा है आप लोग को? जैसे मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये एक मास था m, और हम लोगों ने एक फोर्स mg नीचे लगाया था, ठीक, ये थीटा डिग्री पे था, mg इस पे नीचे लग रहा था, नॉर्मल जो है वो ऐसे लग रहा था इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, कैसे, ये वाला जो लाइन होगी परपेंडिकुलर, ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होगी यहां से, ये सरफेस के जो परपेंडिकुलर ये नॉर्मल लग रहा था, और हम लोगों ने फोर्सेस के, ये mg के दो कंपोनेंट किए थे, mg cos थीटा और इस तरफ mg sin थीटा किया था। याद आ रहा है? यहां तक तो हम क्लियर थे। अब मान लीजिए पहले केस में आपसे कह दिया जाए कि इस पे एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में F, वैल्यू जो भी हो, मैं अभी इसे एक जनरिक टर्म में बोल रहा हूं कि इस डायरेक्शन में किसी ने स्ट्रिंग से इसे पुल करना शुरू कर दिया, इस तरफ एक पुल करना शुरू कर दिया, एक फोर्स लग रही है। स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर टेंशन वेंशन आ जाएगा, अभी हम उस तरफ नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ एक सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर इस पे एक फोर्स F लग रही है तो इस बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को एनालाइज कर लीजिए, ठीक है, यहां तक हम क्लियर है। इस प्लेन पे एक फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर लगेगी इस सरफेस से परपेंडिकुलर, तो अब क्या करिए, आपका ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस को घुमा के ऐसे सीधा कर दीजिए, ऐसे स्ट्रेट कर दीजिए, ये जो सरफेस था, ऐसे जो प्लेन था, आपने, अब आप उसको जब प्लेन में करेंगे तो क्या होगा, इस बॉडी पे, ये बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स ऐसे लग रही है इस डायरेक्शन में, आपने इसको, ये जो सरफेस था, इस सरफेस को ऐसे 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 कर करके एक्स एक्सिस बना दिया है, ठीक, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इस तरफ mg sin थीटा लग रहा है, ठीक, नॉर्मल ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा है और नीचे की तरफ mg cos थीटा लग रहा है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये वैल्यूज दी हुई है, ठीक, अगर क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज दी हुई है फोर्स की, मास आपको दिया हुआ है, तो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है, बॉडी वर्टिकली ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन रही है कि जो वर्टिकल साइड पे लगने वाले फोर्सेस हैं mg cos थीटा, ये नॉर्मल के बराबर है, ठीक, आपको अगर थीटा की वैल्यू दी है तो आप नॉर्मल फोर्स निकाल लेंगे, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि क्या नॉर्मल, ये सरफेस क्या नॉर्मल फोर्स इस पे लग रहा है, पार्ट 1, ये क्लियर है। अगर इस फोर्स की वजह से ये फोर्स माइनस mg sin थीटा, F माइनस mg sin थीटा, अगर ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, अगर ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, तो बॉडी एक्सेलरेट हो रही होगी किसी एक एक्सेलरेशन से ए, और वो आपने F माइनस mg sin थीटा किया है, यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब ये फोर्स डोमिनेट कर रहा है और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है, मतलब mg sin थीटा डोमिनेट कर रहा है और एक्सेलरेशन, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे, तो उस केस में F माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, अगर सॉल्व करने पे जीरो आ रहा है मतलब बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रुकी है, तो क्वेश्चन में आपका मेंशन रहेगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो आप बताइए कि कितना फोर्स लग रहा है ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, तो आप F माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, और उस केस में जब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी तो इन इक्विलिब्रियम F would be equal to mg sin थीटा,
और आप इसको बैलेंस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अच्छा, इक्विलिब्रियम में थी तो आप कितना फोर्स लगाएंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। अगर मान लीजिए इसी केस में एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंस्टेड ऑफ इन दिस डायरेक्शन, हम ये कहें कि उस सरफेस पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स ऐसे न लग के, ऐसे न लग के फोर्स ऐसे लग रही है, एफ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। मतलब आप इस बॉडी को इधर से पुश कर रहे हैं, ऐसे कुछ पुश कर रहे हैं, ऐसे इस तरफ, कि फोर्स आप इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या करेंगे, सोचिए, बड़ा सिंपल सा है, अभी तो हम बार बार वही डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम फोर्स के दो कंपोनेंट कर देते हैं, सेम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस हमारा कोई भी किसी भी तरीके से बदलेगा नहीं, हमारे फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कैसे, इस केस में जो फोर्स ऐसे लग रहा था वो फोर्स, देखिए ये फोर्स अगर ऐसे लग रहा है, ये एंगल थीटा है, मतलब फोर्स आप ऐसे मान लीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो तो इधर रिप्रेजेंट करता हूं आपको समझाने के लिए। तो देखिए बच्चों, इस केस में जैसे फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है, फोर्स अगर आपका इस तरफ लग रहा है ऐसे थीटा डिग्री पर, ठीक है, एफ, तो फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना, कौन कौन से, ये फोर्स अगर ऐसे लग रहा है थीटा डिग्री पे, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए, फोर्स इस वाले केस में जब फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टली लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये थीटा एंगल पे इस तरफ हो जाएगा एफ कॉस थीटा डिग्री, और इस तरफ जो परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल ऐसे लग रहा था, तो फोर्स का जो दूसरा वाला कंपोनेंट है विच इज दिस वन, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो अब आपका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बन जाएगा, इस तरफ इस एक्सिस को जब आपने घुमा दिया है तो इस तरफ तो आपका लग रहा है एफ कॉस थीटा, इस तरफ आपका लग रहा था एम जी साइन थीटा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा था, नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा तो लग ही रहा था, फोर्स का भी ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट लगना शुरू हो गया विच इज एफ साइन थीटा। यही तो है, पहले वाले केस में mg नीचे की तरफ mg cos थीटा लग रहा था, अब इसका वो वाला कंपोनेंट भी, फोर्स का भी ये कंपोनेंट f sin थीटा इस तरफ लगने लगेगा और f cos थीटा इस तरफ लगता रहेगा। अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है थीटा एंगल पे, ये एंगल थीटा था ना, ये एंगल थीटा था, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट f cos थीटा हो जाएगा और उसके नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ वेक्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा है, ये नीचे की तरफ f sin थीटा हो जाएगा। दो कंपोनेंट हो गए, आप उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए कि इस केस में फोर्स को इस एंगल पे लगा दिया जाए। मान लीजिए अभी तो फोर्स एक स्ट्रेट लाइन में था, फोर्स इस तरफ था, तीसरे केस में फोर्स आपका कुछ इस तरीके से खींच दिया जाए, इस तरह सेम, या मान लीजिए थीटा एंगल पे था ना, उसको हम ऐसे एक फाई एंगल पे खींच देते हैं, यहां से ये एक फाई एंगल पे खींच देता है, तो क्या होगा इस केस में, ऊपर दिख रहा है आपको, मान लीजिए तीसरे वाले केस में हम यहां से एक फोर्स F3, ये जो लाइन थी, ये लाइन ऐसे, इस पे एक फोर्स ऐसे हम लगा देते हैं F3 फाई एंगल पे, ये दिख रहा है। तीसरा केस क्या है दोस्तों, ये ऐसे है, ऐसे था, एक ब्लॉक इस पे पड़ा हुआ था और इस ब्लॉक पे पैरेलल, इसके पैरेलल एक और ऊपर की तरफ, इस तरफ एक और फोर्स लग रहा है फाई एंगल पे एफ ऐसे खींच के। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या देखेंगे आप, एम जी कॉस थीटा तो नीचे की तरफ आ रहा था, ये थीटा था, एम जी साइन थीटा इस तरफ था, नॉर्मल ऐसे था, एक फोर्स इस तरफ लग जाएगा एफ कॉस फाई और ऊपर की तरफ लग जाएगा इस केस में एफ साइन फाई। बैलेंस कर देंगे, कैसे बैलेंस कर देंगे, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो
फर्स्ट इक्वेशन तो हो जाएगा mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल इक्वेशन 1, क्योंकि नॉर्मली ये सरफेस लगा रहा होगा। एक्स एक्सेस में जब आपने इसे मूव किया है तो दो कंपोनेंट है f cos फाई, अच्छा सॉरी इस केस में n प्लस, पहले वाले केस में n प्लस वाई एक्सेस में f साइन फाई भी तो आ गया है, f साइन फाई भी तो आ गया है दोस्तों। तो ये पार्ट 1 है, ठीक। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या है, f cos फाई जो उस डायरेक्शन में वो किसके बराबर है, mg साइन थीटा के बराबर है अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो f cos फाई माइनस mg साइन थीटा। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही होगी एक्स एक्सिस में, मतलब कि इस प्लेन के अलॉन्ग। मैं इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ तो ma कर देता हूँ, ma पॉजिटिव a की वैल्यू आ गई तो उस तरफ बढ़ रही होगी, ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। और अगर नीचे, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही होगी। इसमें बस ये ध्यान देना था कि फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ और ऐड हो गया है विच इज f sin फाई, और आपने उसे यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, यहां तक हम क्लियर है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एक्सेलरेटेड बॉडीज। अभी तक हम लोगों ने दो केसेस समझे, ठीक है। यहीं पे एक और केस है दोस्तों, वो है अपरेंट वेट का। हम लोगों ने लेफ्ट वाले क्वेश्चंस जो पिछले पार्ट में किए थे उसमें ये डिस्कस हुआ था कि लिफ्ट अगर एक्सेलरेट कर रही है तो क्या बॉडी का वेट वही रहेगा जो उसका ओरिजिनल वेट रहता है, लिफ्ट अगर रेस्ट में रहे तो क्यों नहीं रहेगी। नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेट कर रही है या ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो बॉडी का वेट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज इट्स अपरेंट वेट। अगर मान लीजिए लिफ्ट रुकी हुई है और आप उस पर खड़े हुए हैं तो एक ही फोर्स आप पे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से जो वेट प्रोड्यूस हो रहा है mg, वो आपका वेट है जिसे वेइंग मशीन मेजर करती है। अगर मान लीजिए सिनेरियो ऐसा हो जाए कि लिफ्ट ऊपर की तरफ भी जा रही है, उस केस में क्या आपका जो वेट mg था और ऊपर की तरफ लिफ्ट जब जा रही है तो एक्सेलरेट कर रही है, वो क्या mg सेम रहेगा या नीचे की तरफ जा रही है तो वो mg क्या सेम रहेगा। यही चीज हम एनालाइज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अपरेंट वेट के कॉन्सेप्ट्स। अपरेंट वेट का मतलब यह है कि वो आपका वास्तविक वेट नहीं है, लेकिन आप जिस एनवायरमेंट में हैं उस एनवायरमेंट में लिफ्ट के एक्सेलरेशन की वजह से आपके वेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज योर अपरेंट वेट। तो आप उस अपरेंट वेट वाले कॉन्सेप्ट के भी या क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये लिफ्ट थी ऐसे, इस लिफ्ट में नॉर्मल सिनेरियो में जब रुकी हुई है, नॉर्मल सिनेरियो में यहाँ पे एक सज्जन खड़े हैं, उनका मास m है तो मास mg नीचे की तरफ लगता है, हम लोगों ने तभी पढ़ा। और ये लिफ्ट एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, नॉर्मल। यही जो नॉर्मल फोर्स आप जो कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल फोर्स जो mg होता है, m कैपिटल M, वो आपको आपका वेट दे देता है, वो आपको आपका एक वेट दे देता है, ठीक। अब ये बॉडी जो है, या ये जो बॉडी है वो एक्सेलरेशन a से नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन a से नीचे आ रही है। तो इमेजिन करिए कि क्या इसका जो वेट mg है या जो नॉर्मल रहेगा वो एक्सेलरेशन के बराबर रहेगा। सोचिए, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है मतलब mg नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स माइनस n ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, ये किसके बराबर है, ये बराबर है मास a। और बॉडी जो है वो खुद ही नीचे a एक्सेलरेशन से आ रही है, वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन a। इसका मतलब तो यही है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है कि नॉर्मल ही जो आपको वो आपका वेट देता है रुके हुए सिनेरियो में। इस केस में आपका नॉर्मल क्या होगा, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg है माइनस ऊपर की तरफ लगने वाला na है, और दोनों अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है तो आपको क्या मिल रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी,
नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस ए, और उस केस में आपका जो वेट था पहले एम जी, उससे अब ए वाला एलिमेंट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रही थी, और आपका जो वेट, जो वेइंग मशीन आपका वेट मेजर करेगी वो ये होगा एन, इस केस में ये होगा, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका ये अपरेंट वेट हो जाएगा, इसे कहते हैं अपरेंट वेट। ठीक, अगर मान लीजिए लिफ्ट नीचे की तरफ ना आके ऊपर की तरफ जा रही होती है, ऐसे ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती ऐसे, उस केस में क्या होता, उस केस में ये इक्वेशन डिफरेंट हो जाता, उस केस में ये ऐसा हो जाता कि नॉर्मल फोर्स माइनस ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ही तो इसे ऊपर खींच पा रहा है, माइनस एम जी, ये हो जाता मास इंटू एक्सेलरेशन, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हो जाता है एम जी प्लस ए, ये आपका हो जाता अपरेंट वेट अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहे होगे तो आप जो वेइंग मशीन आपका वेट मेजर कर रही होगी वो ज्यादा फील कर रही होगी, वो प्रेशर ज्यादा फील कर रही होगी, और आपका वेट जो है वो ज्यादा बताएगी, वो ज्यादा बताएगी। और जब वो नीचे की तरफ हो रही होगी, मूव कर रही होगी, एक्सेलरेट कर रही होगी, तो आपका वेट वो नीचे की तरफ जाते समय क्या था एम जी माइनस ए, तो उस केस में वो आपको आपका वेट कम बताएगी, एंड दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट इज ऑल अबाउट। ठीक है, दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट इज ऑल अबाउट। ठीक, नॉर्मल फोर्सेस के एप्लीकेशन पे हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, मैं आपको एक बार और रिवाइज करा दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 3 आप जरूर देखें, जिसमें वेज पे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किए थे, याद होगा आपको, ऐसे वेज बनाया था, ऐसे वेज बनाया था, ऐसे एक दूसरा ब्लॉक बनाया था, और एक तीसरा ब्लॉक ऐसे बनाया था, याद आ रहा है? आप पीछे वाला चैप्टर जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा। इसमें हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी और मैं उसे फिर से रिवाइज करा देता हूँ, दिख रहा होगा ये आपको, वो ये था कि नॉर्मल, अगर मान लीजिए आपने एक फोर्स एफ इस पे इस डायरेक्शन में लगाया, तो ये फोर्स का एप्लीकेशन इस पे तो है, इस वाली बॉडी ए पे तो है, लेकिन इस वाली बॉडी का जब फ्री बॉडी डायग्राम आप बी पे बनाएंगे, बी पे, तो वो नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, लेकिन नॉर्मल फोर्सेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताई है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, मैं उसे रिवाइज करा दे रहा हूँ। पीछे वाले चैप्टर लेक्चर में हम लोगों ने ऐसे 3 ब्लॉक्स बनाए थे, क्वेश्चन सॉल्व किया था। मान लीजिए एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो जब हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था ना, तो इधर से लगने वाला नॉर्मल फोर्स कंसीडर किया था, इधर से नॉर्मल फोर्स लगने वाला किया था, ये एक नॉर्मल फोर्स कंसीडर किया था। इसका जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था तो इसमें सिर्फ 2 ही चीजें लग रही है, एक तो नॉर्मल ये लग रहा है, ये वाला नॉर्मल लग रहा है इधर से, बॉडी ए जो ब्लॉक ए जो इस पे लगा रहा है, और ब्लॉक सी जो नॉर्मल लगा रहा है वो ये वाला था। और इस पे अगर मान लीजिए इधर से भी एक फोर्स F2 लग रहा है, तो F1 और F2 का कोई रोल नहीं था ब्लॉक बी पे, या ब्लॉक सी का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उस पे, उसके फ्री बॉडी डायग्राम पे F1 का कोई रोल नहीं रहेगा। इसके एप्लीकेशन पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आप चैप्टर 3 प्लीज जरूर अच्छे से, मतलब पार्ट 3 बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि नॉर्मल फोर्सेस का जो एप्लीकेशन होता है वो टच पॉइंट्स पे होता है, और ये जो फोर्सेस हैं, जैसे मान लीजिए इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है ये, तो ये सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही रोल प्ले करेगा, ये वाला फोर्स इस पे, ये वाला फोर्स ब्लॉक बी पे कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होगा उनके फ्री बॉडी डायग्राम पे, आप इसको देख लीजिएगा। यही चीज हम इस चैप्टर में भी, इस पार्ट में भी दोहराने वाले थे, बट आई बिलीव कि आप चैप्टर पार्ट 3 देखेंगे तो वो कवर्ड हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने सीखा है दोस्तों ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एक्सेलरेटेड बॉडी, उसका डायनेमिक्स पार्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्सेस अनबैलेंस्ड है, और अगर अनबैलेंस्ड है तो मासेस जो है, एक्सेलरेशन जो है बॉडी में आएगा, और आप उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। और दूसरा आपने अपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट सीखा है कि अपरेंट वेट क्या होता है,
आपने वो सीखा है, लिफ्ट में अगर बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो उसका नेट वेट, ओरिजिनल वेट जब जब लिफ्ट रेस्ट में है तो उससे के बराबर नहीं रहेगी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, आगे आएंगे स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स पे। स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स पे आने के बाद देन वी विल मूव टू इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वाली बातें भी करेंगे, पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, इस चैप्टर को और डेप्थ में उतरते जाएंगे। बट होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें काफ़ी क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी इश्यूज हैं, समझने में कुछ गैप हो रहा है, तो आप प्लीज़ फीडबैक दीजिए। फीडबैक देंगे तो जैसे आज का लेक्चर था प्राइमरली जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उसी को रिवाइज कराने के लिए, और फोर्स वाला जो इंक्लाइंड प्लेन पर हम लोग फोर्सेस को बैलेंस्ड कर रहे थे, वो सारी चीज़ें भी कवर्ड हो गई हैं। तो होप आगे भी मैं इसी तरीके से काफ़ी क्लैरिफाई करने के लिए भी आपके लिए कंटेंट बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, होप आई हैव बीन एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर थॉट प्रोसेस। आप लोगों ने कुछ नया सीखा है। आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वन प्रेटी क्विकली। कीप लर्निंग, कीप डूइंग। थैंक यू दोस्तों।